हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। ठीक। अब भारत का भूगोल पढ़ने के लिए भारत का सबसे पहले सामान्य परिचय देखते हैं। ठीक। भारत के सामान्य परिचय को जानने के लिए देखिए, भारत का भूगोल सबसे पहले देखिए, ये पृथ्वी है। पृथ्वी गोल है, जानते हैं सब। हुकारू देत रही है भाई, मोल बने लागते हुकारू में ठीक है ना। ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी गोल है, सभी जानते हैं। ठीक। पृथ्वी में ना इस तरह के बहुत सारे लाइन हैं। आप लोग ग्लोब को देखते होंगे तो ऐसे आप लोगों को छोटा पतला पतला लाइन दिखता होगा। ठीक। ये इसको छुट्टी के बाद देखोगे ना तो इसमें बहुत सारे पतले पतले लाइन दिखेंगे। ऐसे ऐसे आपको दूर से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें है, ऐसे खींचा है। ठीक। और इसमें ऐसा लाइन भी खींचा है, खड़ी वाला। ठीक है, खड़ी लाइन भी आप नजदीक से देखोगे दिखेगा। जैसे देखो, ये पीला रंग है, यहाँ पर पीला रंग में उभर रहा है, देखो दिख रहा है क्या दूर से? ये दिख रहा है ना, पास वालों को दिख रहा होगा। और ये ऐसे खड़ी। ठीक। तो ये जो ऐसे, इसको कहते हैं क्षैतिज। क्षैतिज कहते हैं। तो हाँ, क्षैतिज रेखा, ये है क्षैतिज रेखा। जितने रेखाएं क्षैतिज हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हम अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। ठीक है। जो रेखाएं क्षैतिज हैं, ऐसे हैं, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन यही पृथ्वी में, इसी पृथ्वी में जो रेखाएं खड़ी हैं ऐसे, ठीक, जो रेखाएं खड़ी हैं इनको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। खड़ी मतलब ऊर्ध्वाधर। ठीक। ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। नाम सुने थे? ठीक, वेरी गुड। ठीक। तो ये क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है। अब देखो होता क्या है। अच्छा, आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि पृथ्वी जो है 23.5 अंश झुका हुआ है। सुना है? ठीक। पहली चले जाना तरह। ठीक। मैं है पहली भोकवा रहे यार मोर स्कूल में इसने रखाए रहे एक ग्लोब, छोटे रहे, प्रिंसिपल के ऑफिस में, ओकर डेस्क में। मैं सोचा कोनो मार वार के ला तिरछा कर दे है काय कहूं। ठीक। बाद में पता चलिस कि पृथ्वी शीतोच में इसने है। ठीक। पृथ्वी इसने छे यदि तिरछा, एला कोनो मार पीट के तिरछा नहीं करे है। इसको कहते हैं इंक्लिनेशन, मतलब झुका होना। एक कितना झुका हुआ है अगर हम कहें, इसको नापेंगे ना तो 23.5 डिग्री है इसका झुकाव। ठीक है। मतलब जैसे अपन आराम करथन तो ऐसे लेटथन ना झुक के, बस वैसी चाहिए। समझ आया? तो ये जो है पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको एग्जाम में पूछता है पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है, तो कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। तो इस पॉइंट को यहां पर हम लिखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हुई है। ठीक है। ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में कहेंगे वर्टिकल,
और इसको हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहां 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, तो इस 23.5 डिग्री से क्या हमें फायदा होता है और क्या घाटा है? तो इसके लिए मुझे चाहिए था एक डंडा। कौन लाए है का पुलिस वाला डंडा? ये है, ठीक है। अब यही पृथ्वी है। अब एला एला इसने समझना है, ठीक है। ये जो है इसको ऐसे ही समझना है, ठीक। ये कैसा है? फुटबॉल के जैसा गोल, वैसी इमेजिन करो। समझ गए? अब मेरा आंख जो है वो सूर्य है। अब मैंने इस धरती को क्या है, मैंने बोला 23.5 डिग्री झुका है। देखो तो 23.5 डिग्री झुका है। तो अब 23.5 डिग्री झुका है, तो देखो मेरे आंख का सीध में ये है, तो इधर देखो ये वाला जगह सूर्य का जो प्रकाश है वो नीचे पड़ेगा। समझ आ रहा है? अब आप लोग जानते हो क्या कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, जानते हैं ना? तो मेरा आंख अगर सूर्य है तो ये मेरा परिक्रमा करेगी, तो मेरा परिक्रमा करेगी, तो देखो ये अब मेरा जो आंख है वो बीच में आ गया, आ गया। अब देखो ये फिर ऐसे घूमते घूमते इधर आएगी। अब देखो तो अब मेरा आंख किधर के सीध में है? ऊपर के सीध में। यहां कहां था? यहां कहां है? यहां पर बीच में। समझ गए? और यहां पर भी कहां आएगा? बीच में। अब समझ गए ना? मतलब सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश अगर मैं पृथ्वी को एकदम बीचों बीच बांट दूं, ठीक, पृथ्वी को अगर मैं बीचों बीच बांट दूं, ठीक, पृथ्वी को बीचों बीच बांट दूं अक्षांश रेखा से, तो सूर्य का प्रकाश यहां 23.5 डिग्री झुके होने के कारण एक तो 23.5 डिग्री ऊपर में पड़ता है और 23.5 डिग्री नीचे में पड़ता है। 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। अब देखिए यहां पर ये दोनों 3 ठो रेखा आपको दिख रहे हैं, तीनों के तीनों आपको क्षैतिज दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं। मतलब इस रेखा को मैं क्या नाम दे सकता हूं? कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा। समझ आ गया? तो यहां पर जो अक्षांश रेखा है, यहां पर इसे 0 डिग्री नाम दिया जाता है, बीचों बीच को। यहां से लेके यहां तक 90 ठो नीचे में रहता है और यहीं से लेके यहां तक 90 ठो ऊपर रहता है, ठीक। यहां से लेके नीचे को कहते हैं, देखिए जीवन में हम कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ें, कभी भी ऊपर वाले को उत्तर कहेंगे, नीचे को दक्षिण कहेंगे, राइट साइड को पूर्व कहेंगे और लेफ्ट साइड को पश्चिम। ये जो चीज मैं यहां पर बता रहा हूं ये आपके जीवन पर्यंत है, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग पढ़बो तो अति उत्तर हो जाही अति दक्षिण हो जाही, ठीक है। हर समय आपको यही समझना है। तो अब मैं देखिए यहां से अगर मैं दिशा देखूं तो देखिए यहां से नीचे जितना क्षेत्र है वो कौन सा दिशा कहलाता है? दक्षिण। और ऊपर क्या कहलाएगा? उत्तर। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, यहां 0 डिग्री से लेकर नीचे के 90 डिग्री तक ये कहलाएंगे दक्षिणी अक्षांश। क्या कहलाएंगे? दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में जितने रेखाएं हैं वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगे, ठीक है। ये दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध कह देते हैं, गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब यहां हो गया हमारा पृथ्वी गोल है तो गोले का आधा भाग, और कौन सा आधा भाग? दक्षिण का आधा भाग, ठीक है। इसलिए इसे मैंने दक्षिणी गोलार्ध कह दिया। ठीक इसी तरह इस 0 डिग्री के ऊपर जितना है वो क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 ठो रेखा होंगे और उत्तरी गोलार्ध में भी 90 ठो रेखा होंगे। दक्षिणी गोलार्ध में जो 90 ठो अक्षांश रेखा है
वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगे, और उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगे। मतलब यहां से जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को हम अलग नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध का जो अक्षांश रेखा है, उत्तरी गोलार्ध का अक्षांश रेखा जो 23.5 डिग्री पर है, ये वाला रेखा, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ठीक है। जबकि बीचों बीच जो है ये भूमि का, पृथ्वी का मध्य भाग है, इसीलिए इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन। भूमध्य, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अब देखिए आप लोगों के एग्जाम के लिए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं यहां तक, अभी तक जो हमने पढ़ा। पहला प्रश्न बनेगा कि पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं, ऐसे रेखाएं हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। पृथ्वी पर जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उसे क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी के बीचों बीच जो अक्षांश रेखाएं हैं, रेखा है, उसे क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब कंफ्यूजन कहां होता है? कंफ्यूजन होता है कर्क रेखा और मकर रेखा में। दोनों के दोनों 23.5 डिग्री में, लेकिन एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। समझ आ रहा है बात? तो यहां पर 23.5 डिग्री, ये वाला ध्यान रखना है, इसको हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रेखा अक्षांश रेखा है और उत्तरी गोलार्ध में। इस मकर रेखा को हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। और कौन सा रेखा है? अक्षांश रेखा है। अक्षांश मतलब ऐसे रेखा है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रश्न बन चुका है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सा रेखा कहते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी में जो रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा, याद रहेगा, ऊपर वाला कर्क रेखा, नीचे वाला मकर रेखा, अब बीच वाला भूमध्य रेखा। याद रहेगा बात? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब देखिए, अब हम इसके बारे में अब थोड़ा सा और आगे। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि इसको 23.5 डिग्री क्यों खींचा, क्योंकि धरती हमारे ऐसे 23.5 डिग्री झुके होने के कारण सूर्य 23.5 डिग्री इधर नीचे पड़ रहा था और 23.5 डिग्री ऊपर पड़ रहा था। अगर सूर्य झुका नहीं रहता ना तो हमारा पूरा गर्मी इसी में पड़ता, ये भूमध्य रेखा में, बस सीधा सीधा, ठीक। लेकिन झुके होने के कारण ऐसा पड़ता है कि कभी ऊपर कभी नीचे पड़ता है। मतलब बात ऐसा है कि जो हमारा सूर्य का सीधा प्रकाश है वो केवल इतने के बीच में ही पड़ता है, समझे? सूर्य का सीधा प्रकाश केवल इतने के ही बीच में पड़ता है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को एक बार पृथ्वी मैप दिखा देता हूं, थोड़ा सा और ज्यादा समझने में आसानी होगा हमें, ठीक है। वर्ल्ड मैप देखते हैं तो और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। चलिए ये मैप दिखाते हैं। देखिए ये वर्ल्ड मैप है और ये जो रेखा है ये कर्क, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये जो रेखा है ये कर्क रेखा है, सॉरी मकर रेखा, ऊपर में है जी, थोड़ा सा ये है ये, ठीक, मकर, ठीक। और ये जो है
कर्क रेखा है, यहीं से लिख देते हैं कर्क। ठीक, अब मैंने कहा कि इतने ही देशों में, यहां जितने देश इस बीच में आते हैं इतने ही देश में गर्मी पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का सीधा प्रकाश यहीं पर होता है। ठीक, इतने ही देशों में गर्मी पड़ेगा। ठीक, अब बाकी देशों में 12 महीना ठंडी। इसीलिए अमेरिकन लोगों को देखे हो आप, कसना दिखते, पर्री पर्री एकदम दिखते ना उसने। ठीक, और ये रसियन लोगों को, रूस वालों को, वो भी एकदम पक पक ले गोरिया, है ना। तो कारण क्या है? हाँ, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। जैसे कोनो दिन खेत खार जाथन बूता काम करेला, तब करिया जाथन ना। ठीक, अंतर पड़ते कि नहीं पड़े? पड़ते। तो मेन चीज काला गोरा सूर्य के प्रकाश से ही तो है। तो इस तरह यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि ऊपर के जितने देश हैं वहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता, मतलब वहां 12 महीने ठंडी रहते हैं। यहां इसके भी नीचे जितने भी देश आएंगे वहां पर। तो सर ऐसे में भारत का तो बढ़िया है सर, भारत का आधा जगह में गर्मी पड़ेगा, वो आधा जगह में ठंडी पड़ेगा। ठीक, ऐसा नहीं है। भारत का इन लोगों का गर्मी नहीं पड़ता, इन लोगों का। लेकिन समस्या है एक, भारत के उत्तरी हिस्से में देखो, भारत यहां से यहां तक दिख रहा है, यहां से यहां तक आपको भारत दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये कर्क रेखा देखो। अच्छा, मकर संक्रांति मनाथन कि नहीं मनान? मनाथन। तो मकर संक्रांति मनाथन, लेकिन मकर रेखा तो हमारे देश ले गुजर भी नहीं करे। एहू लो प्रश्न में एग्जाम में पूछे, कौन सा रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सा रेखा है बतावा? और मकर संक्रांति अभी चभी मनाहन का कहता हम मकर मत लगा दह। ठीक है, अभी जनवरी में ही। ठीक, मकर रेखा यति देखा कति, यह कर्क रेखा है। केवल कौन सा रेखा गुजरता है? कर्क रेखा बस भारत से। खैर सबको लिखवाऊंगा, अभी हड़बड़ाओ मत ना। मैं यहां पर ये कर्क रेखा बस भारत से गुजरता है। मकर संक्रांति का बर मनाथन फिर वही दिन, हाँ वो दे उत्तरार्ध कहीं से हो। उत्तरार्ध के क्या मतलब है? उसने सुने हैं ना। हाँ हाँ हाँ, काय दक्षिणार्ध हो उत्तरार्ध। हाँ हाँ ठीक, थोड़ा मोड़ा कोनो कोनो मेरे सुने हैं, लेकिन सही सुने हैं। ठीक है, अभी तो ये दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध कह रहे हैं, है ना। तो अभी अभी हमारे यहाँ ठंडी पड़ रहे हैं ना, क्यों जानते हो? क्योंकि सूर्य जो है इधर की ओर है, हमारा देश यहाँ है कर्क रेखा में, और सूर्य यति मकर रेखा कति है। और जे दिन हमन मकर संक्रांति मनाथन, वही दिन ले लहुटे चालू कर देते, मतलब वापस आने। ओकरे बाद कोनो दिन आप सुने होंगे कि हमर बाबा या दादी मन करा कि मकर संक्रांति होते तेकर बाद गर्मी आए चालू हो जाते। गर्मी नहीं आए, लेकिन ठंडी शुरू कम हुई तो गर्मी आए, मतलब मकर संक्रांति के बाद थोड़कन ठंडी है कम होए का हो जाते, शुरू हो जाते। का कारण है कर? काबर के सूर्य है जो धुरिया जात रही से तेह तीर आए चालू हो जाते भारत के, समझे ना। अब सूर्य जब कर्क रेखा में रहता है तो फिर जानता नौतप्पन सुने है ना, 9 दिन ले रखे हमर मुड़ के ऊपर में 9 दिन, ओकरे में नौतप्पन में देखे फिर गर्मी का रथे तेला। ठीक, तो उस तरह यहां पर का कहानी है। तो अब मैं फिलहाल अभी जो आप लोगों को समझा रहा हूं, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि गर्मी केवल इतने में ही रहता है। ठीक, और इसके अच्छा, तो गर्मी इतने में ही रहता है, तो भारत के इतने हिस्से में 12 महीने ठंड रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं जी? रहना चाहिए नियमतः, लेकिन नहीं रहता ऐसा। इसके पीछे कारण है। ठीक है, यहां पर हिमालय पर्वत है, नाम सुने हैं? नहीं सुने होंगे तो आगे मैं सुनाऊंगा ही। यहां पर देखिए, यहां पर है हिमालय पर्वत। ठीक, कौन सा पर्वत है ये? हिमालय। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है, और जो इधर से आने वाले ठंडे हवा है उस ठंडे हवा को रोक देता है। मतलब भाई एसी हवा है हमारे घर में, लेकिन मोर पिताजी और मम्मी के कमरा में, तो मोर कुरिया ठंडा रही
नहीं रहे, वो तो ओ पार है। बस वही स्थिति है। यहां पर ठंडा है और यहां से जो ठंडे हवा नीचे आने चाहिए थे वो हवा क्या हो गए, हिमालय पर्वत के कारण रुक गए। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, दीवार है, अब ये हवा रुक गया, तो अब इधर कौन सा हवा रहेगा, नीचे का गर्म हवा। और यही कारण है कि पूरे भारत में क्या पड़ता है, गर्मी पड़ता है। आया समझ में? तो याद रखना है, जिस क्षेत्र में सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है इस क्षेत्र को गर्म क्षेत्र कहते हैं, लेकिन इसको भूगोल के भाषा में उष्ण कटिबंधीय के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? उष्ण कटिबंधीय। इसीलिए भारत की जलवायु कैसी है? शाबाश, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। तो अब मैं ये बताना चाह रहा था कि अक्षांश रेखा जो है इसके कारण मौसम में परिवर्तन का हम अध्ययन करते हैं। अभी अक्षांश रेखा के बारे में मैं बताया, तो ठंडी गर्मी यही सब बता रहा हूं ना आप लोगों को। तो याद रखना अक्षांश रेखा का क्या काम है, तो अक्षांश रेखा का कार्य होता है मौसम का अध्ययन करना। इस रेखा का उपयोग, अक्षांश रेखा यहां से लिख देते हैं, इस रेखा का उपयोग मौसम के अध्ययन के लिए किया जाता है। मौसम के अध्ययन के लिए किया जाता है कौन से रेखा का जी? कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा दिखता कैसा है मैं बताया ना भाई, कैसा दिखता है? क्षैतिज। और इसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? मौसम के अध्ययन के लिए। मौसम के अध्ययन के लिए अक्षांश रेखा का उपयोग करते हैं। अक्षांश रेखा में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे कौन सा रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। इस बात को याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहां से इतना जान गए, अब हम ये भी यहां पर जान गए कि हमारा भारत जो है वो कहां पर है? कर्क रेखा पर, ठीक है। भारत कर्क रेखा पर स्थित है। भारत कर्क रेखा यानी कि कौन सा गोलार्ध है वो? उत्तरी गोलार्ध। भारत जो है कर्क रेखा पर स्थित है। अभी फिलहाल बस मैं इतना लिखता हूं, कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक, ये समझ गए। अब दूसरा बात, ठीक है। अब देखो आप लोगों को मैं बता रहा हूं अब समय का अध्ययन कैसे करते हैं, दिन और रात कैसे होता है। देखो धरती अपने अक्ष में भी घूम रही है, आप जानते हो जी। मतलब एक्चुअल में धरती कैसे है, तो धरती ऐसे घूम भी रहा है और सूर्य का ऐसे चक्कर भी लगा रहा है, डबल काम है इसका, ठीक। जैसे शक्तिमान देखे हो, सीरियल देखे थे ना पहले, तो शक्तिमान कैसे जाता था? हाँ, वो खुद घूमता भी था और घूमते घूमते वो आगे बढ़ता था, वैसे ही होता था ना। तो इस शक्तिमान है, ठीक है, वैसी हो रहा है। तो अब देखो आप लोगों का आंख इस बार सूर्य है, ठीक है। आप लोगों का आंख इस बार क्या है? सूर्य। आप देखो तो भारत को देख पा रहे हो? मिला से दिखाऊ। लेकिन अमेरिका इतनी मोर करती है। मैं देखा था अमेरिका ला देखा, मैं अमेरिका ला देखा था तो भारत ला नहीं देख पा था। और आप लोग भारत को देख रहे हो तो अमेरिका को नहीं देख पा रहे हो। अब चलो दोनों का चेंज, आप किसको देख रहे हो? अमेरिका। और भारत को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक। बस ऐसी रात दिन है। आपका आंख को मैंने सूर्य कहा, तो देखिए जो सूर्य के सीधा में आएगा, आगे आता है, वो हिस्सा दिन होगा और सूर्य के पीछे जो हिस्सा पड़ेगा वो रात होगा। समझ गए दिन और रात की कहानी? ऐसी होता है। लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जाने में, ऐसे एक राउंड घूमने में 24 घंटा लगता है। तो अब यहां पर इसी चीज को समझने के लिए यहां पर ये लाइन खींचा गया,
इसको कहते हैं देशांतर रेखा। कौन सा रेखा? देशांतर रेखा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर हमारे यहां मान लो 6 बजे सुबह हो रहा है, तो क्या सभी देश में 6 बजे सुबह होता होगा? नहीं, क्योंकि हर देश का समय अलग अलग है। अब हर देश का समय अलग अलग है, तो एक दिक्कत हो गया है यार। एक दिक्कत ऐसा है, मान लीजिए अभी आज मैच है, शायद कल मैच है क्रिकेट का, टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो कल मैच है। अब मान लो दोनों मैच रखेंगे, ठीक है, जैसे आप लोग एक गांव दूसरे गांव से मैच खेलते हो ना, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी, आप लोग टाइम फिक्स कर देते हो, 9 बजे आहा, 9 बजे मैच खेलबो, 9 बजे, वैसे ही होता है। अब मान ले मैं कहीं अमेरिका वाला मन ला कि 9 बजे भारत आहा मैच खेलबो, ठीक है, ओमन 9 बजे बिहनिया आही भारत, तब तक हमारी यहाँ रात हो जाए रही, हम अनेती 9 बजे देखा था मुंह फाड़ के, कैसे नहीं है ओ मन जब आही अपन घड़ी के 9 बजे में, तो हमारी यहाँ तो रात हो जाए रही, तो गड़बड़ा गे कि नहीं? यही कारण है कि पूरे दुनिया में हमें एक टाइम जोन चुनना पड़ेगा जिसको पूरा दुनिया माने। हर देश अपना अपना देश का अलग समय रखे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर देश का हमें कोई एक टाइम जोन निर्धारित करना पड़ेगा जिसको पूरा दुनिया मानेगा कि उस टाइम पर हर देश में वही हो रहा है। इसीलिए आप लोग देखना, कोई भी इंटरनेशनल चीज होता है ना, तो वहां पर 2 ठो टाइम लिखा रहता है, एक जीएमटी, कहीं देखे देखे का लागत है, जीएमटी और आईएसटी, कहीं पर देखो मैं दिखा देता हूं। हाँ वेरी गुड, मोबाइल में, ठीक है, देखो यहां से हम देखें, चला क्रिकेट के स्कोर वा दिखा देता हूं। कौन माही क्रिकबज आ गया, कौन से नंबर के मैच है जी? तीसरा? हा? चौथा मैच है। देखो, ठीक है, यहां पर जो मैच शुरू होगा वो कितने बजे शुरू होगा ये बताया है, 26 दिसंबर और 23:30 बजे जीएमटी। ये जीएमटी हमारा नहीं है, हमारे यहां अगर जीएमटी कहें तो साढ़े 23:30 बजे मतलब 11:30 बजे, मतलब टेस्ट मैच 11:30 बजे रात के चालू हो ही का नहीं हो, दिन में हो। एक्चुअल में एकर टाइम ले हमर टाइम है 5.5 घंटा आगू है जीएमटी ले, ओला मैं पढ़ा जब आगे विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा, ठीक है। हमारा जो टाइम है 5.5 घंटा आगे है इस जीएमटी से। हमारे टाइम को हम क्या कहते हैं? आईएसटी कहते हैं। अब देखो यहां पर हमारे टाइम भी हो सकता है, अगर दिखा दे तो ज्यादा व्यू करेंगे तो। अटका थे यार, तो स्लो है नेटवर्क। इन्फो में जाते हैं, हाँ अब देखो जीएमटी दिया है 11:30 बजे और लोकल टाइम 10:30 बजे। ये लोकल टाइम हमार 10:30 बजे नो है। लोकल मतलब मैच कहां होते? ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जब 10:30 बजी तब ये मैच चालू होगी, ठीक है। यहां आईएसटी का नहीं दिया है क्योंकि मैच वहां हो रहा है, आईएसटी का दे देगा, नहीं होगा जी इंडिया। हमारे देश में कै बजे चालू होगा मैं बता देता हूं, कल है ना 26 तारीख, कै बजे चालू होगा मैं बताता हूं, 11:30 बजे में, 11:30 बजे में 5.5 घंटा आगे कर दो, ठीक, तो ये 12 बज जाएगा, सुबह 5 बजे चालू होगा, देखना, हाँ तो सुबह 5 बजे चालू होगा, ठीक है, हमारे देश में। और हमारे देश का जो टाइम है उसको आईएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईएसटी। इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा भी, 1-2 दिन के बाद आप लोगों को आईएसटी टाइम क्या है।
मतलब आप लोगों ने ये समझ लिया, मैं 3 ठो समय अभी बताया हूं, एक ठो बताया हूं जीएमटी। जीएमटी लब हर देश का मानी, जीएमटी के समय को हर देश मानेगा, लेकिन अपने अपने देश का पर्सनल अलग टाइम है, जिसमें आप लोगों ने देखा है मैच तो उतके बेर चला चालू होते, लेकिन अलग अलग देश वाला अलग अलग समय में देखा थे। बात समझ रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और टाइमिंग वही, लेकिन सूर्य के पोजीशन हर देश में अलग अलग है। ठीक है, जैसे कहे के मतलब मोर आंखी है सूर्य, ठीक, मोर आंखी सूर्य। अब मोर आंखी सूर्य है तो अभी भारत में है, तो भाई मोर आंखी के पोजीशन अलग अलग देश में अलग अलग हो गए ना, समझ आया? इसीलिए समय वही है, लेकिन हर देश में टाइम वो बजे जो रहेगा वो अलग अलग दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही, इसीलिए कि किसी को कंफ्यूजन मत हो कि एग्जैक्ट, क्योंकि मान लो आपके घड़ी में अलग बजता रहेगा, उसके घड़ी में अलग, आप लोग अलग अलग देश को समझ लो, और सबके घड़ी में अलग अलग बजट है, और आप लोग करोगे कि भाई तक 11 बजे 1 बजे हमारे क्लास चालू होते, हमारे सबके घड़ी है अलग अलग है, मोर घड़ी अलग, आप मन के घड़ी अलग। ठीक है, और मैं सब लग यहाँ 1 बजे आना है, 1 बजे क्लास चालू हो पाही क्लास नहीं हो पाए, काबर के सबके घड़ी अलग अलग, तो ओकरे बाद सब मैं सब ला टाइम पता रही कि 1 बजे सर के क्लास चालू होही, 1 बजे मतलब 1 बजे, तो आप सब लोग 1 बजे आ गए थे, क्योंकि हम सबका घड़ी क्या था, सेम था। तो इसीलिए इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हर देश का टाइमिंग अलग अलग होता है, और इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए पूरे देश ने एक टाइम, पूरे विश्व ने एक टाइम चुना। कितना टाइम? एक टाइम। और इस पूरे विश्व के एक टाइम को हम कहते हैं जीएमटी। और ये जीएमटी जो है, ये है, देखिए, ये पृथ्वी के जैसे बीचों बीच ये वाला जो रेखा था, इसको आपने भूमध्य रेखा कहा ना भाई, वैसी पृथ्वी के यहां बीचों बीच ये वाला जो रेखा है, इस रेखा को ही हम कहते हैं जीएमटी। जीएमटी क्या कहते हैं? जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। ठीक, अब ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है जिस जगह से गुजरता है, ये ब्रिटेन है, अंग्रेजों का देश, ब्रिटेन या इंग्लैंड कह दें, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में लंदन इसकी राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी क्या है भाई? नई दिल्ली है ना, वैसी ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और लंदन में जिस जगह से गुजरता है उस जगह का नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच, तो लंदन के ग्रीनविच नामक जगह से ये रेखा गुजरती है, इसलिए इस रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा या जीएमटी। इसी को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, ठीक, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अब ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहां पर है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर। कितना डिग्री? 0 डिग्री देशांतर रेखा। मतलब मैं अभी जब देशांतर रेखा के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो आप लोगों को मैंने समय के बारे में पढ़ाया, बताया कि नहीं भाई? देशांतर रेखा भी बता रहा हूं, तो आप लोगों को किसके बारे में बता रहा हूं? समय के बारे में। और यही कारण है, आपको याद रखना है कि ऊर्ध्वाधर जो देशांतर रेखा है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो देशांतर रेखा है, और इससे किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो समय का अध्ययन किया जाता है। इसका उपयोग समय के अध्ययन के लिए किया जाता है। समय के अध्ययन के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, ये चीज। अब देखिए भारत कहां पर है? अब भारत लग खोजे लागी। भारत जो है
कहां पर है वो यहां पर देखो इस मैप में, ठीक है। अब मैंने जिस रेखा को आपको जीएमटी बोला वो रेखा ये है, ये जीएमटी रेखा है, ये है ब्रिटेन, ठीक है। ये ब्रिटेन है, यहीं से होकर ये रेखा गुजरता है जीएमटी रेखा, और ये है भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये जीएमटी रेखा, ठीक। अब देखिए, अब दिशा को देखिए, ठीक है। अब दिशा को मैंने आप लोगों को जो सिखाया है, दिशा ऊपर को क्या मानना है, उत्तर मानना है, ठीक है। दिशा में उत्तर, नीचे को क्या मानना है, दक्षिण मानना है। राइट साइड को क्या मानना है, पूर्व, शाबाश। और लेफ्ट साइड को पश्चिम मानना है, ठीक है। यहां तो कुल मिला के अगर हम देखें तो भारत उत्तर और पूर्व के बीच में है। मतलब मैप में बोल रहा हूं, इसको कहते हैं मैप। मैप में भारत का जो पोजीशन है वो उत्तर पूर्व है, ठीक है। उत्तर पूर्व गोलार्ध में कहां है, उत्तर पूर्व पोजीशन, मैप में पोजीशन उत्तर पूर्व। लेकिन भारत गोलार्ध की बात करें तो गोलार्ध ऐसे काउंट होता है, कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अब देखिए देशांतर, इसको कौन सा रेखा कहते हैं, देशांतर। देशांतर का इधर कौन सा दिशा है, पूर्व, और इधर कौन सा दिशा है, पश्चिम। तो इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, तो इसलिए आप मुझे बताइए देशांतर के कौन से हिस्से में, कौन से हिस्से, पूर्व में। तो याद रखना ये जो हमारा भारत है, ये जो हमारा भारत है, ये भारत का जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। समझ में आया बात। तो याद रखना भारत उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहां पर है भारत, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। अरे बात को रटना मत, ऑप्शन आएगा पूर्वी अक्षांश उत्तरी देशांतर, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, दक्षिणी अक्षांश पश्चिमी देशांतर। तहां सारी बीच नारी है के नारी बीच सारी, सारी है के नारी है के नारी है के सारी, गए तहां, ठीक। सब बोहा जही, हाँ भ्रांति मान, ठीक। तो इसलिए आपको ये मैप याद रखना है। क्या याद रखना है, मैप। हो गया मैप। तक कति में रहे भारत, मत बता, एती है एती है एती है एती है। देखे अभी आधा जन बका गए, कति है कहत, ए में रहे, ए में, ठीक है। तो अक्षांश में कौन सा, उत्तरी, और देशांतर में कौन सा, पूर्वी, इधर पूर्वी। समझ गए ना, ये याद रखना। माइंड में मैप एकदम क्लियर है, समझे। अब मैं पूछता हूं दो चार बात जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला चीज सबको साथ में जवाब देना है, ठीक है। ये बताइए पृथ्वी पर काल्पनिक, अच्छा मैं काल्पनिक रेखा कह रहा हूं, जो अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा, क्योंकि जब अभी मैं भूगोल पढ़ाऊंगा ना तो मैं नदियां पढ़ाऊंगा, जैसे छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा तो महानदी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो महानदी देखे हो कि नहीं देखे हो, देखे। लेकिन अभी मैं अक्षांश रेखा देशांतर रेखा, चला तो सर कहां में रहावे मोला देखा कदहत में तो मर गए। एक काल्पनिक रेखा है, ये दिखाए नहीं, ठीक है। एला अध्ययन करे बा इसने इमेजिन करेगे है, माना की ठीक है, ये दिखाए नहीं। अभी नदी पढ़ा हा, पर्वत पढ़ा हा, बाकी जो भी पढ़ा हा, झील पढ़ा हा, झरना पढ़ा हा, वो सब दिखी,
लेकिन ये जो रेखा अभी पढ़ रहे हैं वो कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा। ठीक है ना? हाँ, तो चलिए ये बताइए, क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? क्षैतिज काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रेखा को क्या कहेंगे? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रेखा को क्या कहेंगे? भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन से देश से गुजरती है? ब्रिटेन। कौन सा देश? ब्रिटेन से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? ब्रिटेन से होकर गुजरती है। भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति अक्षांश में उत्तरी अक्षांश, देशांतर में पूर्वी देशांतर। ठीक है, उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच। और दिशा कहें तो भारत कौन से दिशा में स्थित है मैप में? कौन सा जी? उत्तर और पूर्व के बीच। ठीक है, उत्तर पूर्व के बीच। ये दिख रहा है ना, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व के बीच। पूर्व उत्तर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बचपन में चुंबक पढ़े हो, चुंबक में आप लोग 2 ही ध्रुव मानते थे, उत्तर और दक्षिण। चुंबक में कभी पूर्वी ध्रुव सुना, पश्चिमी ध्रुव नहीं होता। इसीलिए धरती भी एक चुंबक है, तभी तो देखो यदि इसको फेंका ये वापस। ठीक है, तो धरती भी एक चुंबक है, तो धरती में भी 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसीलिए वो जो 2 ध्रुव है उसी को ही मुखिया मानते हैं। तो मुखिया आघूम रही, ओकरे बा उत्तर और दक्षिण हर ही आघूम रहते। ए दिशा ला उत्तर पूर्व कथन और एती के दिशा ला दक्षिण पूर्व पश्चिम कथे, फिर भुला जाता। ठीक, तो दक्षिण पूर्व, एह काय दक्षिण पश्चिम, यह दक्षिण है वह पश्चिम है, तो दोनों के बीच दक्षिण पश्चिम। और यह काय? वेरी गुड, उत्तर पश्चिम। हो गया ना? ठीक, बने होशियार है यार, अति पढ़त रहा लागते फिजिकल के संगे संग। ठीक ठीक, चला अब देखो बढ़े आगे। अब आगे बढ़े तो देखो, अब भारत का आपने पोजीशन देख लिया वहां पर। अब भारत का पोजीशन देख लिया तो अब हम कुछ कुछ भारत से संबंधित बातें देखते हैं। यहां तक जितना भी बात मैं बताया हूं ये वही बात है। अब यहां पर आप लोगों को बता रहा है कि भारत के कौन कौन से और क्या है। ठीक है, तो मैं भारत को एक बार आप लोगों को यहां मैप में दिखा रहा हूं। ठीक, एक दूसरा मैप ले लेते हैं यहां। आधा आधा को इसके काट देता हूं, जितना काम का नहीं है। ये जो मैप दिए है इंडिया का गलत मैप दिए है, इसको मैं थोड़ा सुधार देता हूं, थोड़ा चीन का भी कब्जा कर देता हूं मोर हाथ में है तेमा का। ये चलो, तो यहां पर हम देख रहे हैं, देखिए ये जो महासागर, 5 महासागर हैं। ठीक है, हम विश्व के जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे विश्व के भूगोल में। हिंद महासागर तो सब सुने होंगे, है ना भाई? तो ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक, इस जगह को कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। इस जगह को कहते हैं अरब की खाड़ी, या अरब सागर भी कहते हैं, या अरब की खाड़ी भी कहते हैं। अरब की खाड़ी। ठीक है, यहां पर है हिमालय पर्वत, मैं बताया था, है ना? ये हिमालय पर्वत यहां तक ऐसे।
इसी हिमालय पर्वत का कुछ भाग जो पाकिस्तान और कुछ भाग अफगानिस्तान में ऐसे फैला है, यहां से थोड़ा ऐसे है, ठीक है, उसके बाद ऐसे होके ऐसे आया है। तो ये वैसे हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक, लेकिन इस हिस्से को कहते हैं हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत कहते हैं, हिंदू कुश। और ये यहां से लेके यहां तक हिमालय, ठीक। ये अब देखो, ये है दिशा, ये, ठीक। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के उत्तर में हिमालय। इतना समझ में आ गया। लेकिन भारत के दक्षिण और पूर्व में, दक्षिण पूर्व ये वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब की खाड़ी। भारत के यहां से हम देखें, भारत के पूर्व में भी हिमालय है और भारत के उत्तर में भी हिमालय है, और भारत के उत्तर पूर्व कहे तो भी हिमालय है, क्योंकि हिमालय यहां से लेकर ऐसे फैला है। लेकिन अगर हम कहें भारत के उत्तर पश्चिम, तो हिंदू कुश पर्वत इधर आया है। इसलिए अगर भारत के उत्तर पश्चिम कहे तो क्या है ये? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू। माइंड में इस चीज, अच्छा माइंड में इसको बैठाने के पहले इसे खाड़ी क्यों कहा? खाड़ी क्या चीज है? ठीक है, खाड़ी जल क्षेत्र होता है, लेकिन इस जल क्षेत्र की एक विशेषता है, हम खाड़ी तभी कहेंगे उसे जब उस जल क्षेत्र को तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ हो। ऐसा जल क्षेत्र जो तीन ओर से जमीन से घिरा है, ऐसा जल क्षेत्र जो तीन ओर से जमीन से घिरा है, तब उसे हम क्या कहेंगे? खाड़ी कहेंगे। शाबाश। तो अब मैं उस बात को लिख देता हूं क्योंकि आप लोग भूल जाओगे, है ना भाई? चलो देखो, खाड़ी ऐसा जल क्षेत्र, ऐसा जल क्षेत्र जो तीन ओर से थल से घिरा हो, घिरा हो, ठीक है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये कोई जमीन का भाग है और इसको पानी ले लेते हैं, ये तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? खाड़ी कहलाएगा, ठीक है, खाड़ी, ठीक। इसीलिए देखो बंगाल की खाड़ी, नाम बंगाल हमारे प्रांत के कारण पड़ा है। और ये देखो यहां से लेके यहां तक पूरा जमीन दिख रहा है, ये सब अलग अलग देश है। ये तीन ओर से घिरा है ना, ये पानी का क्षेत्र। यहां पर भी देखो, ये सब अरब का देश है, इनको अरब देश कहते हैं सबको। ये सऊदी अरबिया है, ठीक है। तो ये देखो, ये अरब देश के नाम पर इसका नाम अरब की खाड़ी पड़ा, और ये भी तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ है, ठीक। तो अब माइंड में ये मैप थोड़ा बैठा लेना है। नीचे में हिंद, अच्छा एक बात मैं और स्पेशली बता दूं आप लोगों को, ये अरब की खाड़ी हो चाहे बंगाल की खाड़ी, हिस्सा किसका है? ये हिंद महासागर का ही हिस्सा है। पूरा यहां से लेके यहां तक ये हिंद महासागर है, ठीक है, मतलब हिंद महासागर का ही हिस्सा है वो, ठीक। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के उत्तर के साथ साथ पूर्व तक हिमालय फैला हुआ है, उत्तर से पूर्व तक हिमालय फैला है। लेकिन इस पूर्व से दक्षिण तक एक खाड़ी है, क्या नाम है? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण से पश्चिम तक अरब की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? अरब की खाड़ी। लेकिन अगर हम पश्चिम से उत्तर कहें तो इसी बीच में ये कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, ये हिंदू कुश पर्वत है, पर्वत, ये हिमालय पर्वत, ठीक। ये इतना बात समझ में आ गया? ये था इसका पोजीशन। अब हम, यही सब बात यहां है, ये मैप को पढ़ना, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़े तो
भारत से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बता दूं। देखिए, भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात में मैं सबसे पहले बता देता हूं भारत का नामकरण। ठीक है, भारत का नामकरण। ठीक, भारत का नामकरण। देखो, भारत के नामकरण में सबसे पहले भारत के नामकरण में आप भारत को कई नाम से सुने हैं। ये है सिंधु नदी, जानते हैं इनको? सिंधु नदी। ठीक, देखिए, यूरोप के लोग, यूरोप यूरोप मतलब अंग्रेज साइड के लोग, यूरोप के लोग इसी सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते थे। इंडस इंडस रिवर। कौन लोग? यूरोप। यूरोप के लोग सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते थे, और इंडस रिवर के आसपास का जो क्षेत्र था वो इंडिया कहलाया। इंडस रिवर के नाम पर इंडस रिवर के आसपास के क्षेत्र क्या कहलाया? इंडिया। ठीक है, इसी के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। इंडिया। तो याद रखना, हमारे देश का नाम इंडिया यूरोपियों ने दिया था, और यूरोपियों ने हमारे देश का नाम नदी के नाम पर दिया था, जो सिंधु नदी। समझ आ गया? इसके बाद ठीक है, इधर देखिए, यहां से हम देखें तो यहां के जो क्षेत्र के लोग हैं इनको फारस कहते हैं, फारस क्षेत्र के लोग, फारसी। ठीक है, फारसी, ये ईरान, इराक, सीरिया, इधर का जो देश है इसको फारसी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फारसी हैं, फारसी या ईरानी कह सकते हैं, फारसी या ईरानी, इन लोग इस सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। क्या नदी कहते थे? हिंदू नदी। हिंदू नदी। ठीक, सिंधु नदी को किस नाम से जानते थे? हिंदू नदी। और हिंदू नदी के आसपास का क्षेत्र फिर क्या कहलाया? हिंदुस्तान कहलाया। हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान। तो इस तरह इसके आसपास का क्षेत्र कहलाया हिंदुस्तान। ठीक, ये। इसके बाद भारत कैसे पड़ा? एक शकुंतला, शकुंतला नाम की एक महिला थी। शकुंतला। ठीक है, शकुंतला थी। ये शकुंतला जो थी, ये एक ऋषि मुनि के आश्रम में रहती थी। एक राजा थे, वो राजा शिकार के दौरान शिकार करने आए थे, उस दौरान इसको देखे। इसको देखने के दौरान इनका प्रेम हुआ, और इस प्रेम के पश्चात शकुंतला और राजा जो है इन्होंने आपस में विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद इस शकुंतला का एक पुत्र हुआ। इस पुत्र का नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। अब इसी भरत के नाम पर शकुंतला पुत्र, इसको नाम माता के नाम से ज्यादा क्यों जान रहे हैं? इसको माता के नाम पर ज्यादा इसलिए जान रहे हैं क्योंकि इसका पूरा पालन पोषण शकुंतला ने किया था। क्योंकि राजा जो था वो शिकार में आया था, और उसको ये कह के, क्योंकि राजा ऐसे ही शादी करके ले आएगा तो
मतलब उसकी जग हंसाई होती। इसलिए क्या किया, राजा जो है उसको ये आश्वासन देके कि मैं फिर से आपसे बाजे गाजे के साथ आऊंगा और आपसे मतलब एक राजशाही के तरह विवाह करके आपको ले जाऊंगा, ठीक है। इसी बीच ये जो शकुंतला थी ना, शकुंतला क्या थी, अपने इस पति के याद में ऐसे खोए रहती थी। अचानक उसके गुरु आए और उस गुरु का उन्होंने सम्मान नहीं किया इस शकुंतला ने, तो उस गुरु ने इन्हें अभिशाप दे दिया, जा तू जिसके याद में खोई है तुझे वही भूल जाए। गए, मर गए। अब तो राजाए भूला गेल, ठीक है, कि मोर शादी हुई से हम और ये बात जो है राजा भूल गया। हालांकि बड़ी लंबी कहानी है, फिर माफी मांगती है, क्षमा करो गुरुदेव, ऐसा वैसा मैंने विवाह किया है, मैं बस उसी को सोच रही थी, ऐसा करके। तो फिर उसको क्षमा कर देता है कि फिर जब जाओगे तो ये अंगूठी दिखाओगे तो वो जान जाएगा कि तुम्हारा विवाह हुआ था, ऐसा वैसा। तो वही चीजें हैं, मतलब इस भरत का पूरा पालन पोषण कौन किया रहता है, शकुंतला। यही आगे चलकर ये जो भरत है ये राजा बनता है, और जब राजा बनता है, ये इस भरत के बारे में और खास बात मैं बताऊं, ये भरत इतना प्रतापी व्यक्ति रहता है, इतना बलवान व्यक्ति रहता है कि ये बचपन, ठीक है, ऊपर से देख यार क्या करे, कहानी में ज्यादा है मगन हो गया रोज इसने पैसा गिरा के जाए करिए तो हाँ देखो, तो मैं बोल रहा था कि इतना जो है यहां से प्रतापी राजा था कौन, भरत। भरत इतना प्रतापी राजा था, राजा नहीं था पहले, बच्चा ही था शुरुआत में, राजा बाद में बना। तो वो शेर लोगों के साथ खेलता था। हमन छोटा कान लइका रहन तो खेलौना शेर ला देखन तो डर लागे, चाप मत दी करके, इस सित्तों के शेर मन के साथ खेला है। इतना मतलब बलवान और प्रतापी व्यक्ति था ये, ठीक है। उनके साथ कुश्ती खेलता था, छोटे छोटे कुकुर मन लड़त रहते ना आपस, तो इसने वो शेर करा लड़ाई खेला है। कौन है, भरत। इतना बलवान व्यक्ति था, समझ रहे हो। तो फिर आगे चलकर ये पूरा भरत भरत इधर आसपास के आपके अफगानिस्तान, आपके पाकिस्तान, आपके बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पूरा क्षेत्र को ये जीत के रखा था। तभी तो पहली अखंड भारत ना सुने हैं ना, ये पूरा यहां म्यांमार ले लेके पूरा अफगानिस्तान अखंड भारत है, काकर एकरे क्षेत्र भरत की, ठीक है। तो इसीलिए पूरा क्षेत्र को क्या नाम से जाना गया, भरत के नाम से, भारत नाम से जाना गया था, समझे। तो इस तरह ये जो है भारत नाम पड़ा शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, ठीक है। हालांकि इस पर कई अलग अलग विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रथम गुरु हैं, है ना, जैन धर्म के प्रथम गुरु ऋषभ देव, पढ़ाऊंगा जब इतिहास पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो जैन धर्म के प्रथम गुरु ऋषभ देव हैं, उनके भी बड़े पुत्र का नाम भरत था। तो उनको यह कहा जाता है कि ऋषभ देव महाराज ने भरत को इसी क्षेत्र को बंटवारे में दिया था, अपने भाई अपने बेटों का बंटवारा किया, तो इसीलिए इस क्षेत्र को भरत कहते हैं, ऐसा है। लेकिन लिखित में कोई साक्ष्य नहीं है, ये एक मान्यता है, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों लिखित साक्ष्य हैं इन दोनों के, इसका लिखित साक्ष्य नहीं है भारत का, ठीक। इसलिए मैंने ऐसी कहानी में बता दिया आप लोगों का। तो ये ध्यान रखना, यूरोप के लोगों ने सिंधु नदी को क्या नदी कहा, इंडस रिवर कहा, और इंडस शब्द से क्या बना, इंडिया बना। और यहाँ फारसी लोगों ने जो भारत इस सिंधु नदी को क्या नदी कहा, हिंदू नदी कहा, और इसी नदी के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान, ठीक है। ये ध्यान रखना था। अब ये सर फिर नंदियाला तो पाकिस्तान में बनाए हवा, तो यह 1947 के बाद अलग हो है, ठीक है। पहली यह भारत रही से, ये बांग्लादेश आज तपत है, यहू भारत रही से पहली, ठीक है। हाँ, न्यूज पढ़त हुई है, जानत हुई है, ठीक। तो ये भारत ही था सर। तो ये देखते हैं, तो इतना बात समझ में आया। तो ये राज्य देश का नाम कैसे हुआ ये मैंने बता दिया। अब देखो भारत के क्षेत्रफल, ठीक, भारत के क्षेत्रफल की कहानी। भारत का जो क्षेत्रफल है इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32, 87 और 263 है,
कोई दिक्कत नहीं है, मैं याद करा रहा हूं। मनुष्य में मैक्सिमम कितने दांत होते हैं? 32 दांत। ये लोग भाई 32 कर दे हैं, हो गए 32। एक घाव में 32 लिख देता। ठीक, 32 दांत याद रहेगा, 32 याद रखना। एक बार और 32 लिख देना। बस एक काम करना, इसमें ऐसे जोड़ देना और इसके पूंछ को काट देना बस। ये कितना हो गया? 87। 32 और 87। अब इन्हीं दोनों को ओए दे, उल्टा हो गया। इन्हीं दोनों को उल्टा करके लिख देना। लो लिख दिया, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 और 2 तिया 6 बीच में लिख देना। ठीक, अगर कभू भूल आ जा तो इसने करिया दांत ला बताए रही सर है, ये दे 32। अब लऊ कस ना दिखत है रे, 8 कस दिखते 3 है और 2 के पूछी ल काट दहा तो 7। एला उल्टा करके लिख दे थन तो 2 3 और 2 तिया 6 हो गए। ठीक है, याद रखना है 32 87 263। कभी भूल जाओ तो ऐसा तरकीब लगा के दिमाग में आपको याद आ जाएगा। 32 87 263 ये किलोमीटर में है भाई, इतना वर्ग किलोमीटर। हाँ वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग जो भी यूनिट रहता है उसमें वर्ग डालते हैं, तो वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, लेकिन जो दुनिया धरती है, धरती, ठीक, ये पूरा धरती को 100% मान ले तो इसमें भारत कितना परसेंट है? ठीक, पूरा धरती अगर 100% है, ये पूरा 100%, तो इसमें भारत का जो हिस्सा है वो है 2-4, मात्र 2-4%। 2-4-2 पूरा याद रखो तो भारत मात्र 2-4% तो है, तो 2-4% मतलब 2.4% हो गया। याद बतावा, अतके याद करना है। तो क्षेत्रफल कत का है? 32 87 263। एक घाव बोला, 32 87 263 हो गया याद। अब भारत पूरे विश्व में कितना परसेंट क्षेत्रफल पर है? 2-4%। 2-4% मतलब 2.4%। 2.4% क्षेत्र भारत का है। ठीक है, अब दुनिया में कितना बड़ा है? तो 7वां बड़ा देश। कितनावां बड़ा देश? 7वां बड़ा देश। तो दुनिया में याद रखना है ये 7वां बड़ा देश है। ठीक, 7वां बड़ा देश के लिए ट्रिक याद रखना, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। अब आ भारत। ठीक, रुक चीन अब आ भारत। रू से रूस, क से कनाडा। ठीक, चीन से चीन तीसरे नंबर पर। अ से अमेरिका, यूएसए कहते हैं, अमेरिका। ब से ब्राजील। आ से ऑस्ट्रेलिया। आ से ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत। गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर भारत। ट्रिक याद रखना है क्या? रुक चीन अब आ भारत। ट्रिक क्या याद रखोगे? रुक चीन अब आ भारत। रू से रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, अब में अ से अमेरिका। अ से अमेरिका, आ रहेगा तब ऑस्ट्रेलिया। अ से अमेरिका और ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत से भारत। तो विश्व में भारत कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर। 7वां बड़ा देश है। किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। तो आज यहां तक रखो भारत के भूगोल को। ठीक है, तो जनसंख्या को कल मैं बता दूंगा। ठीक, अब देखो यहां से, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद